समुद्र की कहानी और किस्से जितने अनकहे और दिलचस्प हैं वो सभी के साथ जग जाहिर हैं। ये दुनिया दूर से जितनी रोमांचक और नई लगती है परंतु पास से उतनी ही खतरनाक है। ऐसा ही इस दुनिया का एक शब्द घोस्ट शिप्स आपने ज़रूर सुना होगा। अक्सर हॉलीवुड में इस नाम से कई नामचीन फिल्म भी बन चुकी हैं जिसे सिनेमा के पर्दे पर दर्शकों द्वारा बहुत पसंद भी किया गया है। आखिर क्या रहस्य है इस नाम में और समुद्र के लोग इससे इतना खौफ क्यों खाते हैं और ये अब चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? ऐसे तमाम आपके सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ और देखते रहिए सत्यम वार्तम। इस सदी के शुरुआती दशक में जापान में एक रहस्यमयी घटना घटित होती है। जापान के उत्तरी पश्चिमी सीमा में स्थित समुद्री तटों पर अचानक कहीं से कुछ नावें आकर लग जाती हैं। जापान के स्थानीय नागरिकों द्वारा जब इन नावों की जांच की जाती है तो एक रहस्यमयी बात सामने आती है कि ये नाव पूरी तरह से खाली है और इंसान के नाम पर इस नाव में मिलता है तो सिर्फ कंकाल या नरमुंड। समुद्री भाषा में जब कोई नाव सड़ी हुई बिना चालक के लावारिस अवस्था या खाली रूप में पाई जाती है तो इसी को कहा जाता है घोस्ट शिप्स अर्थात भूतिया नाव। शुरुआत में इन नाव और लावारिस अवस्था में पाई गई लाशों और कंकालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर लगातार कुछ नावों के तटों पर आने से और ऐसी रहस्यमय घटना के बार बार घटित होने से यह खबर जापान के प्रशासन को लग जाती है और इसके साथ ही जापान इन नावों की जांच में जुट जाता है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि ये नाव काफ़ी समय से समुद्र में है और शायद ये नाविक रास्ता भटक गए होंगे और किसी तूफान की चपेट में आने के कारण इनके साथ ये अनहोनी हो गई होगी। फिलहाल साल दर साल बीतने पर नावों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा था। अब तक जापान भी इन नावों का डेटा इकट्ठा करने में जुट चुका था। इन नावों के डेटा से पता चलता है कि 2011 में 57 नाव, 2012 में 47, 2013 में 80, 2014 में 65, 2015 में 34, जबकि अभी तक कुल नावों की संख्या की बात करें तो ये 600 से भी अधिक हो चुकी थी, जिसका आंकड़ा खुद जापान के सरकारी डेटा में भी उपलब्ध है। यह खबर जापान द्वारा जोर शोर से ग्लोबल न्यूज़ में भी उठाई गई थी। फिलहाल जापान द्वारा आने वाली नावों की जांच को आगे बढ़ाया जाता है और इस बार इन सब नावों का उत्तर कोरियाई कनेक्शन सामने आता है। दरअसल जब टूटी फूटी लकड़ी की नाव को कचरे में से हटाया जाता है तो उन पर लाल रंग या पेंट द्वारा उस पर उत्तर कोरियाई भाषा में कुछ लिखा मिलता था और इसके साथ मिलता था तो नॉर्थ कोरिया का झंडा जो नाव पर लगा होता था। 2017 में ये बात और भी पुख्ता हो जाती है जब कुछ लोगों को नाव पे जीवित पाया गया, परंतु इस पर और भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये नॉर्थ कोरियाई शिप्स जापान में क्यों आ रही हैं, जबकि जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? यही सवाल जापान सरकार के मन में भी संदेह पैदा कर रही थी और साथ ही साथ पैदा कर रही थी तो जापानी खर्च, क्योंकि हर नाव को हटाने, लगवाने और शवों की जांच, पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार में कई पैसे खर्च हो रहे थे। अगर एक आंकड़ा लगाएं तो कई करोड़ों डॉलर अभी तक इन नावों और शवों पर खर्च हो चुके थे। इन शिप्स का नॉर्थ कोरियाई कनेक्शन होने के बाद जापान द्वारा नॉर्थ कोरिया पर जासूसी करने का आरोप भी लगाया गया। इस पर काजी हिरो अर्की, जो जापान अपहरणकर्ताओं के लिए कार्य करते हैं, बताते हैं कि उत्तर कोरिया जासूसी के लिए इन नावों का प्रयोग कर रहा है। दरअसल जापान का ऐसा सोचना हवाई भी नहीं था। इसके पीछे 1970 की वह घटना थी जो जापान के साथ घटित हो चुकी थी। दरअसल 1970 के दौरान जापान के कई नागरिक गायब हो रहे थे। ज़्यादातर ये नागरिक समुद्र के किनारे रहने वाले थे। 1977 से लेकर 1983 के बीच की बात करें तो इन नागरिकों की संख्या 17 बताई जाती है। जापानी लोगों का अचानक यूं गायब हो जाना जापानी सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा था, परंतु इन सब घटनाओं के पश्चात 1985 में जापान द्वारा एक संदिग्ध नागरिक को फर्जी पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके पासपोर्ट पर जिसका नाम लिखा था उसका नाम था तदाकी हारा। दरअसल तदाकी हारा गायब हुए 17 नागरिकों में से एक था। जांच में पता चलता है कि यह नागरिक जाली तरीके से तदाकी हारा की पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। फिलहाल जांच को और आगे बढ़ाया जाता है जिससे पता चलता है कि ये नागरिक उत्तर कोरिया का एक जासूस है और उन गायब हुए 17 नागरिकों के पीछे नॉर्थ कोरिया का ही हाथ है।
और इसके साथ नॉर्थ कोरिया उन नागरिकों की पहचान का इस्तेमाल कर जापान में जासूसी को अंजाम दे रहा था। शुरुआत में नॉर्थ कोरिया द्वारा इस मामले में सीधा सीधा पल्ला झाड़ लिया जाता है, परंतु जापान के लगातार इस मामले को उठाने पर उत्तर कोरिया द्वारा 2002 में इसमें अपनी दखल का होना स्वीकार कर लेता है। दरअसल इस सब मसले पर नॉर्थ कोरिया द्वारा एक हास्यास्पद जवाब भी दिया जाता है, जिसमें उसके द्वारा कहा जाता है कि हमने जापानी नागरिकों का अपहरण जापानी भाषा सीखने के लिए करवाया था। इतिहास की इस घटना को लेकर जापान का सतर्क होना फिलहाल जरूरी भी था, इसलिए जापान नॉर्थ कोरिया पर जासूसी करने के आरोप लगा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने समय बाद यह मामला चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। दरअसल इस विषय से अब पर्दा उठ चुका है। इसके पीछे की वजह है नॉर्थ कोरिया का फिशिंग एरिया, जो प्रशांत महासागर में पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में एक फ़िश की काफ़ी डिमांड है, जिसका नाम है फ्लाइंग स्क्विड। इसी मछली की चीन व अन्य देशों में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है, अर्थात यह मछली कुछ देशों में बहुतायत में खाई जाती है। इस मछली को बेचकर उत्तर कोरियाई गरीब नागरिक अपनी गुजर बसर कर रहे थे, परंतु अपनी विस्तारवादी नीति का अनुसरण करने वाला देश चीन अपने पड़ोसी देशों की ज़मीन तो हथियाना चाहता ही है, उसी के साथ साथ वह अपने पड़ोसी देशों की सीमा, जहां फ्लाइंग स्क्विड जैसी मछली बहुतायत में मिलती है, वहां तक अपनी पहुंच बनाने लगा। अपनी जीविका पर आए संकट को देखते हुए उत्तर कोरियाई नागरिक मछली पकड़ने के लिए अब दूर कई किलोमीटर तक निकलने लगे। अपनी जीविका के तहत कभी कभी ये नागरिक अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल लेते हैं। इतनी दूर निकलने पर कुछ नाविक कभी कभी खराब मौसम की चपेट में आ जाते हैं, तो कुछ नाविक कम खाने पीने के संसाधन होने के कारण भूख व पानी से बेहाल होकर जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इसके बाद कई लंबे समय तक इनकी नाव समुद्र में यूं ही तैरती रहती है और एक दिन जापान के किनारों पर जाकर लग जाती है। असल में यही कहानी है इन भूतिया नाव की, जो जापान के लिए अभी तक सरदर्द का कारण बनी हुई थी। चीन के बढ़ते दखल के कारण कई देश के नागरिक अपने रोजगार व संसाधनों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी से समझौता करने के लिए तैयार हैं। आप इन भूतिया नाव और चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।